और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूं कुछ और नए क्वेश्चंस। तो जितने भी स्टूडेंट सबसे पहले तो नए जुड़ रहे हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और कंसेप्ट। जैसे कि हमने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे सेट बना करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोगों के डाउट क्लियर हो रहे होंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं और या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो पेन और कॉपी उठाइए और क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और उससे पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को बेस्ट बुक चाहिए, बेस्ट बुक परचेज करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आप लोगों को कोई पेड कोर्स चाहिए, जेईई, एसएससी, जेईई, सीएसईबी, जितने भी हमारे जेईई एग्जामिनेशन रहते हैं उसके लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मेल आईडी में मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज का क्लासेस हम शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो मजा आ रहा है तो फिर हम मेरे साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन लग जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा क्वेश्चन बच्चा देखा हुआ था। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को डायमेंशन पूछ रहा है रेजिस्टेंस का। तो ढेर सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास, करेक्ट आंसर आप बताइए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब हम रेजिस्टिविटी का रेजिस्टिविटी का डायमेंशन निकाल रहे थे। तो एक बार हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। याद मत करिए इस चीज को, कितने सारे डायमेंशन है, कितने को याद करेंगे, इसलिए बच्चा इसे समझ करके हम पढ़ते हैं आज। तो पहले क्वेश्चन का उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आंसर आ चुका होगा, लेकिन जो नए बच्चे अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर आप लोगों का रेजिस्टेंस का डायमेंशन बोल रहा है, जिसमें हमारा L क्या होता है बच्चा, L होता है हमारा लेंथ, M हमारा होता है मास जो फंडामेंटल हम देखे थे सिस्टम, और T हमारा होता है टाइम, और एक हमारा क्या है, I होता है हमारा करंट। ठीक है, ये 4 स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें लेना होता है। अब हमें ये पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होते हैं, तो R इज इक्वल टू V अपन I हो जाएगा। यानी कि I स्टैंडर्ड है तो I को तो हम एज इट इज लिख देंगे, लेकिन V का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन निकालना पड़ेगा। V मतलब वोल्टेज, तो मैंने बताया था वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यही होता है चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन मतलब हम लोग क्या देखे थे, वर्क डन मतलब एनर्जी का यूनिट। तो हम देखे थे एनर्जी को हम वर्क डन को हम क्या करते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से करते थे। याद है वर्क डन का फॉर्मूला, ये हमारा क्या है, वर्क डन है। इसको मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, टू डी, मैड। ठीक है, एक्सेलरेशन का हम लोगों ने देखा था बच्चा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ अपॉन में टाइम इनटू एक और टाइम यहाँ के लिए ऑलरेडी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m0l t-2, ये होता था हमारा एक्सेलरेशन का। तो अब हमारा मास हमें पता है, m0 है मतलब कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा t-2 इंटू ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ से जो वर्क डन निकलेगा हमारा वो हो जाएगा m/L² t-2। अब कुछ नहीं है, हम लोगों को पता है वोल्टेज का, तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन का मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस की रिक्वायरमेंट है बच्चा। आप लोग एक एक करके नोट पॉइंट लिखिए क्योंकि याद नहीं कर सकते इतनी सारी क्वांटिटीज। तो यहाँ से जो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए m/L² t-2 अपॉन चार्ज। अब चार्ज आपको पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यहाँ से I इंटू टी करेंगे क्योंकि यही हमारा होता है चार्ज। तो यहाँ से अगर वोल्टेज का आप लोगों को पूछता है तो ये हो जाएगा m/L², ये देखिए T1 है, ऊपर जाके -1 होगा तो T का पावर -3 एंड I का पावर -1, यही होगा। तो ये हमारा निकला वोल्टेज का, ये हमारा आ गया वोल्टेज का। अब कुछ नहीं है, अगर वोल्टेज पता है रेजिस्टेंस का V अपॉन I हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू दिस V, तो ये हो जाएगा m/L² t-3 I-1 अपॉन में एक और I है। तो फाइनल जो हमारा R के लिए आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा
L² T - 3 I - 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जिस भी ऑप्शन में उसको आप मार्क कर लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये आप याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते। ऐसी बहुत सारे डायमेंशन है जिसे हम याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर I है, यहाँ पर A² का बता रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि I हम स्टैंडर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अगर A दिया रहेगा तो यहाँ पर आप I को A से रिप्लेस कर लीजिए। तो R = mL² T - 3 A - 2। A मतलब एम्पियर ले रहा है। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चा, तो आप एक एक करके नोट करिए अपने कॉपी में, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा है। पिछले वाले हम क्लास में देखे थे, वहाँ पर रेजिस्टिविटी का डायमेंशन पूछा था। सिमिलरली वोल्टेज का डायमेंशन पूछ सकता है आप लोगों को, फोर्स का डायमेंशन पूछ सकता है। तो एक एक डायमेंशन आप लोगों को याद रखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे समझ करके पढ़ें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड आप लोगों के स्क्रीन में लग चुका होगा। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ, देख लीजिए। बट ये बोल रहा है, इस टाइप का हम सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब है, इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी BSNL में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को क्या निकालना है? पावर P2 निकालना है। तो इस टाइप का हम सिमिलर क्वेश्चन याद है हम लोगों ने किया था। P1 की वैल्यू कितनी है? 100 वाट है। V1 की वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट है। आई थिंक ये करेक्ट है, 220 दिया है। V2 की वैल्यू दी हुई है 110 वोल्ट। तो ये आप लोगों को समझना है कि इनिशियली क्या दिया है। इनिशियली ये था, अब हमको कनेक्ट किया गया इससे। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा P2/P1 इज इक्वल टू, देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² होगा, क्योंकि V² R होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? V2/V1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग P2 निकाल लेंगे। P1 कितना है? P1 100 गिवन है, इक्वल टू V2 कितना है? 110। ये पता चलना चाहिए कि केस 2 ये है, केस 1 ये है, अपॉन में 220 का होल स्क्वायर। तो ये किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा 1/2 से। तो 2 का स्क्वायर है। P2 इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 100 × 1/4 इज इक्वल टू 25 वॉट। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए, ये क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? 220 से 110 बच्चा आधा कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 110 वोल्ट आएगा। तो अगर हमारा डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये बाई 4 हो जाएगा। हमारा जो वोल्टेज रेटिंग है वो अपॉन में 4 हो जाएगा। तो अगर आप लोग इतना लॉजिकल सोच पाते तो ये करने की आप लोग को जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा 220 वोल्ट है, 110 वोल्ट किया है, आधा किया है, तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है 1/4 हो जाएगा। 1/4 100 का कितना होता है? 25। तो ऐसे आंसर करते हैं। तो इसमें आप लोग को पेन की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, लेकिन हम अभी क्योंकि इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं एक एक सॉल्व करना, तो हम सब चीज देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप अपने स्क्रीन में देखिए, क्वेश्चन थर्ड अपीयर हो रहा होगा। सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थर्ड जो हमारा नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और बच्चा, अगर अभी तक आपने हमारा बेसिक क्लास नहीं देखा है तो बेसिक क्लास अटेंड करिए यूनिट 1 का। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं उसको आप देखिए, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसे आप स्किप मत करिए, ये मेरा एक जस्ट सजेशन है। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है वॉट, ऑप्शन बी बोल रहा है जूल पर सेकंड, ऑप्शन सी बोल रहा है एम्पियर, ऑप्शन डी बोल रहा है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन किसका यूनिट होता है आप मुझे बताएं प्लीज। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान है बिल्कुल। अगर आप बेसिक मेरा देखे होंगे तो वहां मैंने बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। फंडामेंटल कहने का मतलब ही यही है कि ये हमारे बेसिक है, और डेराइव्ड का मतलब है कि इनका यूज करके हम और कुछ नई क्वांटिटी डेराइव करते हैं, इसको कहते हैं हम डेराइव्ड यूनिट। ये हमारे फंडामेंटल है। तो पहला होता है लेंथ। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से।
और ये इसका यूनिट होता है देखिए मीटर में, ठीक है। लेंथ फिर आता है मास, तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसकी यूनिट होती है kg। ओके, समझ में आया। फिर लेंथ मास टाइम, तो यह हो गया टाइम, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से और इसका यूनिट होता है सेकंड। सेकंड में लेना है, मिनट आवर में नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर फोर्थ आता है करंट, तो करंट यहाँ पर हमारा क्या है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से और यूनिट होता है, या फिर A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होता है एम्पियर। ओके, एम्पियर होता है। तो यही क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर है। और उसके अलावा भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा एक टेम्परेचर जिसका हम रिप्रेजेंट करते हैं T से और ये होता है केल्विन में, ठीक है बच्चा। उसके बाद आ जाता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से और यूनिट होता है इसका मोल, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, यूनिट होता है इसका मोल। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से और यूनिट होता है इसका कैंडला। तो ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कशन किया है मैंने, तो आप बेसिक क्लास जा करके जरूर देखिए। और इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, C ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। C ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। C ऑप्शन में एम्पियर है, बाकी सारे डराइव्ड है। पावर है वॉट, तो वॉट हमारा क्या है, वोल्टेज इनटू करंट, तो कहीं ना कहीं ये डराइव हुआ है इस फंडामेंटल क्वांटिटी से। उसके बाद जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड भी हमारा क्या है, पावर का है। तो ये सारे कहीं ना कहीं डराइव्ड हुए हैं। न्यूटन, न्यूटन किसका है, फोर्स का, और फोर्स हमारा कहीं ना कहीं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फिर से ये मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डराइव्ड है, इसलिए ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी 7 ही होते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया बच्चा, कोई भी नया बच्चा भी होगा तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं एक एक चीज बेसिक पूरा डिस्कशन करते हुए जाती हूँ। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चा, आप लोग क्वेश्चन रीड करिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक ट्रेन कैबिन हीटर ड्रॉस 15 एम्पियर एट 110 वोल्ट, मतलब 110 वोल्ट पे 15 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है जो ट्रेन का केबिन हीटर है। इफ द वोल्टेज इज रिड्यूस टू 95 वोल्ट देन करंट विल बी, करंट कितना होगा ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। डेटा हम नोट कर लेते हैं एक बार। तो जो डेटा गिवन है बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन के लिए जो डेटा गिवन है, स्टार्टिंग में हमारा V1 कितना है, V1 हमारा है 110 वोल्ट और करंट हमारा कितना है, करंट हमारा है 15 एम्पियर। सेकेंड केस में हमारा V2 बच्चा दिया हुआ है 95 वोल्ट, मतलब 95 करती है। उस केस में आपको करंट बोला है, तो बहुत ही आसान है। ओम्स लॉ क्या है, ये सेम हीटर है, सेम अगर हीटर है दोनों केस में तो उसका R1 और R2 क्या होगा, बराबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस सेम होगा तो हमारा V इज इक्वल टू आई आर आपको मालूम ही है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ले लीजिए, ठीक है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ले लीजिए। यहाँ से आप लोगों को करंट निकालना है, तो I2 अपॉन में I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में V1। अब हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ, देखिए, तो जो कैलकुलेट करना है वो हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ये ऊपर रहे ताकि ये इधर मल्टीप्लाई हो, ये ओवरऑल सॉल्व करके ये आंसर दे। अदरवाइज अगर I1 अपॉन I2 भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको फिर पलटना पड़ेगा। तो जितने भी मेरे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, उसमें मैं ऐसा ही लेने का कोशिश करती हूँ बच्चों, और आप भी ऐसा लें, ज़्यादा आसानी पड़ेगा। अब ये है I2 अपॉन में I1 कितना है 15 एम्पियर इज इक्वल टू V2 कितना है 95 अपॉन में 110। तो यहाँ से आप लोगों को I2 आ रहा है 15 इंटू 95 अपॉन में 110। तो ये क्वेश्चन ये है आप लोगों का कैलकुलेशन, और इसे आप सॉल्व करें। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 से कटा और ये 5 का टेबल लगा रही हूँ, तो ये 3 से कटा और ये कितने से कटेगा, देखिए ये 22 से कटेगा, 22 से कटेगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए, आप लोग कहाँ से कटेगा, कोई चीज़ बताएं फटाफट। तो बच्चा देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 12.95 एम्पियर्स आएगा। अब बच्चा सोचता है कि ऑप्शन में तो है नहीं ऐसा, ऑप्शन में क्या है 13 एम्पियर 1.3 और नन ऑफ द अबव, और एक क्या ऑप्शन है 7.3 है। तो इस टाइप से फिर बच्चा सोचने लगता है कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक कहीं भी नहीं है, राउंड फिगर में क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली
13 एम्पियर इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आप अपने ऊपर कभी शक मत करिए कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको है, लेकिन आपको उसका बेस्ट यूटिलाइज करना है, बेस्ट बेसिक अगर आपने कवर किया है तो उसको फुल फ्लो में आप लोगों को, फुल फ्लैश में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 13 एम्पियर। और मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कैलकुलेशन लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ नहीं है, फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन में। तो I2 यहाँ पर हमारा आ गया 13 एम्पियर। तो आप लोग कभी भी मेरा आंसर ऐसे लिख के मत देखिए कि मैम ने कहा कि 12.95 हो जाएगा तो 12.95 आप लिख लिए हैं। बच्चे हमेशा आप अपना कैलकुलेशन खुद करें, ठीक है। आप फिर अगर खुद कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को अपने मिस्टेक्स पता चलेंगे कि आप कहाँ मिस्टेक्स करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 5th क्वेश्चन जो हमारा है आज का, वो बोल रहा है व्हाट इज अ करंट कैरिंग एम्पियर में दिया पूछा है ऑफ 0.0001 ओम रेजिस्टेंस विथ 500 पावर डिसिपेशन। तो ये क्या है, ये एमपीजेई का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी एमपीजेई का ही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। डेटा से थोड़ा सा सॉल्व करने का जो इसका वो है, सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम है वो पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। कैलकुलेशन है इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है करंट इन एम्पियर्स, जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चा कितना दिया है, देखिए 0001 ओम दिया गया है, और जो पावर दिया है वो 500 वॉट दिया है। तो बस ये डेटा है, इसमें कुछ भी नहीं है कि ऐसा आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन देखते हैं कि किसका किसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, तो वो ही जीतेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद क्या था वो आप समझिए। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे मैम ये आपने क्या लिया है, P = I²R, हमें सबको पता है, हम सब कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वो मतलब नहीं है मेरे लेने का। क्यों मैंने ये क्वेश्चन को सेलेक्ट किया वो समझिए, और क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए, P = I²R, यही होता है, P = I²R होता है। P = I²R होता है, ये तो आपको सबको पता है। तो यहाँ से अगर मैं I² बच्चा बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, P/R हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं I को लूँ तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, P/R हो जाएगा, यही होता है। तो यहाँ से करंट का एक तो डायरेक्ट कई क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें जिसमें डायरेक्टली I की वैल्यू पूछता है, √P/R होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखनी है हमें। तो अब आता है कैलकुलेशन पार्ट, और ये कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखिए ये हमारा P की वैल्यू गिवन है 500 वॉट, R की वैल्यू कितना है 0.0001, ठीक है। ये आप पॉइंट थोड़ा सबसे पहले तो ध्यान रखिए, कई बार हम हड़बड़ी में क्या करते हैं, कई बार 2 0 लगा देते हैं, कई बार 4 0 लगा देते हैं। एग्जैक्टली काउंट करके आप सॉल्व करिए। ये पॉइंट हटाएं तो ऊपर कितना आया, 10 का पावर 1 2 3 4 आया। ये समझ में आया कि नहीं आया, 4 आया। अब अगर मैं इसको देखूं, देखिए 5 इंटू यहाँ 2 0 है और यहाँ 4 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 10 का पावर 6 आएगा, यही आएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब आप क्या निकालते रहेंगे कि इसका अंडर रूट कितना है। तो आपको क्या करना है, एक तो ये 10 का पावर 6 है, अंडर रूट बाहर निकल कर क्या के 10 का पावर 3 होगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ आती है √5 की बारी। तो ये सब वैल्यू आपको याद रख के जाना है। √2 क्या होता है, √3 क्या होता है, √4 क्या होता है, √5 क्या होता है, √6 क्या होता है। तो कम से कम जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है √2, √3 और √5 की, वो आप लोगों को याद रखना। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और अगर आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि √4 क्या होता है, 2 होता है, तो √5 क्या होगा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ तो ये होता है 2.23 वैल्यू। अगर हम लिखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2230 समथिंग आएगा एम्पियर। तो इसके जो आसपास का हमारा वैल्यू है, ऑप्शन है, आप उसे देख करके मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ए है, ठीक है। तो ये रूट आप लोगों को कुछ वैल्यू याद रखनी है, ये हर एक आप लोगों को सब्जेक्ट में काम आएगा। तो √2 1.414 होता है, √3 1.732 होता है, √5 कितना होता है बच्चा, √5 होता है 2.23। अब उसके अलावा और जो वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है वो ये याद रखनी है, देखिए 1/√2 की वैल्यू याद रखनी है,
1/√2 की वैल्यू जब 1.414 करेंगे तो 0.707 आएगा। 1.3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.732 करेंगे तो 0.866 आएगा। तो ये सब वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, अदरवाइज वहाँ कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत में। और ऐसे बहुत सारे डेटा आते हैं आप लोगों को जो याद रखना होता है, तो इसीलिए अभी कम से कम इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को ये डेटा याद रखना है। और ये कहीं पर भी आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो ये आप लोग को क्वेश्चन आना चाहिए याद करके। तो ये क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग को ये √5, √2, √1/√2 की वैल्यू बता सकूं। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 कंप्लीट हो गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे, जो अब आप लोगों के स्क्रीन में दिख पा रहा होगा बच्चा, और आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए। तब तक मैं बोर्ड को रब कर लेती हूँ, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन में। ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट अ गिवन कंडक्टर। क्वेश्चन बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। तो इसमें कुछ नहीं है, ये क्या होता है, डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर मैंने बताया था। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैं और आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए RT इज इक्वल टू ये होता है R0 1 प्लस α0 T होता है, ठीक है, T या फिर डेल्टा T। तो दोनों टर्म्स में आप लिख लें, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा T हमारा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, T2 - T1 होता है। तो ये कई बार ये भी दिया रहता है, स्मॉल t भी दिया रहता है, एक्चुअल में ये होता है हमारा, ठीक है, एक्चुअल में हमारा ये होता है। तो कुछ इस तरीके का अगर मैं ओपन करूं इसको तो ये हो जाएगा R0 प्लस R0 α0 डेल्टा T। तो ये आप पढ़े होंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इक्वेशन पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं ये बताइए। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो हमारा m रहता था वो हमारा होता था स्लोप, c हमारा होता था इंटरसेप्ट, यही होता था, इंटरसेप्ट होता था। तो यहाँ से अगर मैं RT हमारा y है, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूँ और RT और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम एक ग्राफ बनाए बच्चा, R के रिस्पेक्ट में और T के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाए, तो ये हमारा RT हो गया, ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया। RT इज इक्वल टू R0, तो हमारा प्लस C है, तो इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है उधर लेके जाएंगे, mx, तो R0 α0 डेल्टा T या फिर T लिखिए प्लस हमारा C, तो ये हमारा इंटरसेप्ट है, समझ में आया, ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये हमारा स्लोप है, ये हमारा इंटरसेप्ट है और ये हमारा टाइम। तो इस तरीके का कुछ हमारा बनेगा, ठीक है। ये हमारा इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू है R0 और ये हमारा है स्लोप। तो ये क्या है, ये डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। और जैसे मैंने बताया था बच्चा कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो उसके हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितने भी हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं उसमें होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जितने भी हमारे इंसुलेटर वगैरह होते हैं उसमें होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये हमारा वाइस वर्सा होता है। तो इसे ही हम कहते हैं पूरा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और एक और खास बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए ये तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं α0 की वैल्यू आप लोगों को डिस्कस की थी और मैंने इसका आप लोगों को यूनिट भी बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 α0 T2 - T1 कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब इस R0 को मैं यहाँ भेजती हूँ क्योंकि मुझे α0 ओवरऑल निकालना है। तो यहाँ से आएगा R0 α0 T2 - T1 अपॉन इज इक्वल टू RT - R0। सही है बिल्कुल बच्चा। तो यहाँ से हमारा α0 की वैल्यू मैं निकालूंगी तो RT - R0 अपॉन में R0 T2 - T1 या फिर डेल्टा T भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर मैं वो भी लिख लेती हूँ, RT माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारा अल्फा नॉट का है। अगर आप लोगों को कभी किसी क्वेश्चन में अल्फा नॉट निकालने के लिए बोला तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चा। और सबसे खास बात ये है कि ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस है। तो अल्फा नॉट हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस अपॉन में रेजिस्टेंस इनटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं यूनिट बोलूं तो देखिए ये ओम में है, ये ओम में है, तो ये ओम कट जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूरा डिस्कशन है टेम्परेचर कोफिशिएंट के रिगार्डिंग, और ये डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है, डिफरेंट होता है डिफरेंट गिवन टेम्परेचर पे। तो ये आप लोगों का पूरा 6th क्वेश्चन का हो गया। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए बनेगा, इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। समझ में आया? तो मैं अब रब कर ले रही हूँ। अब बताइए, इतना सारा डिस्कशन के बाद आप लोगों को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बेसिक की कमी है, क्योंकि ये सारा बिल्कुल बेसिक से मैं बता रही हूँ, एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी लोगों से। तो ये गुजारिश है आप लोग सभी लोग से कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए, लाइक किया करिए। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और ख़ास करके मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो बच्चा 7th क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा। मैं क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ। ये बोल रहा है कि देखिए, एक 100 वाट का बल्ब लाइट बल्ब है, 100 वाट लाइट बल्ब ऑन an average of 10 hours a day for 1 week. The weekly consumption of energy will be, कितना होगा वीकली कंजम्पशन। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जब कई SSC एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब आता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को एनर्जी कंजम्पशन पूछ रहा है। जैसे हमारे घरों में यूनिट आती है, बोलते हैं हमारे घर में 10 यूनिट है, 20 यूनिट आई है, 50 यूनिट आई है, 100 यूनिट आई है। तो उस हम लोगों को यूनिट निकालना है कि कितना यूनिट आया है। जबकि इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, देखिए पावर हमारा कितना है, 100 वाट है, और ये चल कितना रहा है, 10 आवर्स पर डे, 10 आवर्स चल रहा है पर डे। और कितने वीक के लिए चल रहा है, 1 वीक के लिए चल रहा है, 1 वीक के लिए। समझ में आया? तो डेली पावर कंजम्पशन कितना है, डेली एनर्जी कंजम्पशन कितना है, पावर नहीं। तो एनर्जी हमें ये पता है बच्चा, एनर्जी हमारा होता है E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। ठीक है, पावर इंटू टाइम होता है। अब पावर तो हम लोगों को गिवन है, कितना गिवन है, 100 गिवन है। अब अगर हम टाइम देखेंगे तो टाइम कितना है, 1 वीक के लिए चल रहा है। 1 वीक मतलब कितना हुआ, 7 डेज हुआ, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ से 7 दिन निकल करके आया, और 7 दिन में पर डे में 10 घंटे चल रहे हैं। मतलब 7 दिन चला और 1 दिन में कितना हुआ, 10 आवर, 10 घंटे चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कितना निकला, देखिए 7 और ये 1000, तो 7000 हो गया। लेकिन हमारा 1 यूनिट, जो हमारा 1 यूनिट होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर बच्चा, यही होता है ना। तो ये, लेकिन ये तो हमारा वाट सेकंड में है, सॉरी वाट आवर में है, वाट आवर में है। देखिए ये आवर हो गया और ये हमारा वाट हो गया। तो इसको हमको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया 7 किलोवाट आवर बराबर 7 यूनिट। समझ में आया? तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाएगा 7 यूनिट एनर्जी कंजम्पशन है। इस तरीके से अगर चलेगा तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वीक दिया है, पर डे में कितना घंटे चल रहा है, वो सब। तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप से है और आप लोगों को पूछा भी जाता है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। तो इसे आप ज़रूर अच्छे से देखें। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 7। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा 8th क्वेश्चन। सॉल्व करके आंसर बताएं आप सभी लोग, फिर मैं आप लोग के सामने सॉल्व करने वाली हूँ। आंसर बताया फटाफट। आप बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे थे पिछली क्लास में। अरुण जी आप अच्छा दे रहे थे, राहुल जी आप भी अच्छा दे रहे थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में था। साक्षी जी आप भी अच्छा क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। सुरेखा जी आप अगर देख रही होंगी तो ज़रूर आप दीजिएगा। सृष्टि जी देख रही हैं तो आंसर करिए आप सभी लोग। तो बहुत ही अच्छे आप लोग आंसर करते हैं, अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेक्शन करना। अब आ जाते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन हमारा आ गया है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अ बिलियन इलेक्ट्रॉन
अ बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 10⁻³ सेकेंड, द करंट इज, करंट पूछा है आप लोगों को और ये NMRC का क्वेश्चन है, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए आप, इसमें बोल रहा है अ मिलियन इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है, अ बिलियन, मिलियन नहीं सॉरी, अ बिलियन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए दिया गया है कि आप लोगों को बिलियन मिलियन ये सब पता है या नहीं पता है। तो 1 जो बिलियन होता है बच्चा वो क्या होता है, 10⁹ होता है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन है। और उसके अलावा कितना दिया है, टाइम जो दिया है वो 10⁻³ सेकेंड है। तो बस अब कुछ नहीं है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको मिलियन बिलियन की वैल्यू पता है कि नहीं। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 का पावर कितना होता है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। I = NE अपॉन में क्या होता है, T। तो यहाँ से जो हमारा I है, I तो कैलकुलेट करना है, N दे दिया है 10⁹ इंटू E हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 सॉरी -19 अपॉन में 10⁻³ ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10⁹ है, 10⁻−19 है, कितना हो जाएगा 10⁻−10 इंटू 1.6 अपॉन में 10⁻³ इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 10⁻7 इंटू 1.6 मतलब ओवरऑल जो हमारा करंट आया वो 1.6 इंटू 10⁻7 एम्पियर आया। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो इसके लिए जो हमारा आंसर है वो है डी ऑप्शन है। क्या है हमारा, डी ऑप्शन है। क्या है हमारा, डी ऑप्शन है। तो आप इसे मार्क कर लीजिए, सिर्फ आप लोगों को ये मिलियन और बिलियन का नॉलेज होना था, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, तो समझ में आया बच्चे आप सभी लोग। उसके बाद आ जाता है हमारा 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हमारा आता है 9th क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करिए आप लोग और आंसर ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। तो बच्चे इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला हुआ है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का ऑफ अ मटेरियल इज गिवन एज, कैसे दिया जाता है। तो ये अभी अभी मैंने डिस्कशन किया था, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत है। ये हम देखे थे कि RT = R0 1 + α0 डेल्टा T था। तो यहाँ से α0 अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था, क्या था RT - R0 अपॉन में R0 T2 - T1 था, यही है। और ये ऑप्शन ए में है, तो ए मार्क करें। मैंने इसका यूनिट बता दिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए मैंने बता दिया आप सभी लोगों को। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन के थ्रू निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस। तो ये यूनिट अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले का यूनिट ओम हो जाएगा, नीचे वाले का ओम हो जाएगा अपॉन में टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम लेते हैं तो ओम ओम कैंसल पर डिग्री सेंटीग्रेड। और कई बार ऐसा भी दिया रहता है, देखिए ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी दिया रहता है, ऐसा भी दिया रहता है। तो आप सोच नहीं सकते कि सिर्फ मैम पर डिग्री आपने बताया था, हमने ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड भी बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। ये हो गया आज का आपका 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यूनिट भी मैंने बता दिया इसके रिगार्डिंग। अब जो आपका 10th क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में लगने जा रहा है वो ये है। क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, रीड करिए। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज, ये FCI का क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसमें पूछा है कि बताइए ज़्यादा होता है या कम होता है एल्यूमिनियम से, या क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। वैसे तो मैंने पिछली वाली क्लास में भी ये सब बताया हुआ था। तो 10th का देखिए, रेजिस्टिविटी को सबसे इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये रो क्या होता है हमारा, R = ρL अपॉन में A होता है बच्चा। तो ये रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको ये पता है रेजिस्टेंस मतलब करंट को वो रोकता है, और कंडक्टेंस क्या होता है कि अच्छे से करंट फ्लो हो। तो आपको पता है कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करूँ तो सिल्वर होता है, बट सिल्वर क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कॉस्ट की वजह से, तो हम कॉपर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। तो जो कंडक्टिविटी होती है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कॉपर का, वो ज़्यादा होता है सिग्मा ऑफ एल्यूमिनियम से। तो जाहिर सी बात है जो रेजिस्टिविटी है कॉपर का वो कम होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अब कितना कम, कितना, तो जो कंडक्टिविटी होती है देखिए मेनली मेटल्स के लिए, यहाँ आप लिख लीजिए फॉर मेटल्स
मेटल्स जो कंडक्टिविटी होती है उसका रेंज जो होता है वो 10 की पावर 7 में होता है। ठीक है, यूनिट आप लिख लीजिएगा, यूनिट मैंने बताया हुआ है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी का अप्रोक्सीमेटली रेंज होता है 10 का पावर 8 टू 10 का पावर -6। ठीक है, ओम मीटर। तो ये हमारा मेटल्स का रेजिस्टिविटी का होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन आया था, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम, तो ये हमारा होता है आज का पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम के कंपेयर में कम होता है और ये इसका रेंज होता है। तो बच्चे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा मजा आया होगा। तो पूरे 40 के 40 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन इन 40 क्वेश्चन में आप लोगों को ढेर सारा डेटा भी मैंने प्रोवाइड किया है, तो करीबन ये डबल के से भी ज़्यादा है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप पेड कोड परचेज करना चाहते हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे, और जिस भी स्टूडेंट को जो रिक्वायरमेंट होगी प्लीज़ आप वहाँ पर मेंशन कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको इन्फॉर्म कर सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं चैप्टर 1 यूनिट 1 ख़त्म करती हूँ बच्चों, और बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कशन किया है सारा कुछ। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, अच्छे तरीके से वैसे तो मैंने बताया हुआ है। बाकी किरचॉफ्स लॉ में केवीएल, केसीएल, फिर धीरे धीरे हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, नोड्स, ब्रांचेस, लूप क्या होता है, और उसके बाद हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करते करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहली क्लास में यूनिट 2 का आप लोगों को पूरा बताया था सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम मूव करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर हम बेस सॉल्व करेंगे। तो क्लासेस अच्छी लगी तो फिर से मैं कहूँगी एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।